ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं काइनेसोलॉजी का लेक्चर। देखो, हमने अभी पढ़ना ह्यूमन मूवमेंट्स, ठीक है। ह्यूमन मूवमेंट्स को दो मेन काइंड में डिवाइड किया हुआ है, एक नॉन इंटेंशनल मूवमेंट और एक है इंटेंशनल मूवमेंट। नॉन इंटेंशनल मूवमेंट यानी कि वॉलेंट्री मूवमेंट होती है, और इंटेंशनल मूवमेंट जो होती है वॉलेंट्री मूवमेंट होती है, और नॉन इंटेंशनल जो होती है इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं नॉन इंटेंशनल मूवमेंट की, वो दो टाइप्स की होती है, ठीक है। या तो नॉर्मल नॉन इंटेंशनल मूवमेंट है, या फिर पैथोलॉजिकल नॉन इंटेंशनल मूवमेंट है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल नॉन इंटेंशनल मूवमेंट की, तो देखो कुछ मूवमेंट ऐसी होती है एसोसिएटेड मूवमेंट या मिरर मूवमेंट या जैगलिंग या फिर कुछ किस्म के रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है। इनको नॉर्मल नॉन इंटेंशनल मूवमेंट कहते हैं। जैसे जैगलिंग ऑफ नी, अगर रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो स्पाइनल रिफ्लेक्स होगा, कॉर्टिकल रिफ्लेक्स या स्टार्टल जो रिस्पांस है वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स की एग्जांपल है। यानी कि एकदम से आपको, या फिर जब आप चल रहे हो यानी गिरने लगो तो एकदम से आप रुक जाते हो, गिरने से अपने आप को बचा लेते हो। तो ये सारे जो रिफ्लेक्स हैं ये आपके नॉर्मल हैं, जो आपको कोई ऐसी कंडीशन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, जैसे आप गिरने लग रहे हो, या फिर कोई ऐसी, यानी कि आप अपने प्रोटेक्टिव एक्शन में यूज करते हो ऐसी मूवमेंट। या फिर एसोसिएटेड मूवमेंट होती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो आपके हैंड्स जो है ऐसे ही मूव कर रहे हैं, या फिर आपकी जो माउथ के मसल्स हैं वो आपकी ड्यूरिंग मूवमेंट में वर्क कर रहे हैं, बट आपकी आईज ब्लिंक हो रही हैं। तो ये सारी आपकी नॉर्मल नॉन इंटेंशनल मूवमेंट है, ठीक है। देन हमारे पास है पैथोलॉजिकल नॉन इंटेंशनल मूवमेंट। ये ऐसी मूवमेंट होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, जिसमें जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में या मेडिकल टर्म में इनको हम क्या करते हैं, नॉन इंटेंशनल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। देखो, जैसे देखो हमारे पास एक अब नॉर्मल जो बच्चे होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, जर्किंग मूवमेंट ऐसी हो रही होती है जो खुद कंट्रोल नहीं कर रहे होते। तो वो सारी मूवमेंट किस में आती है, नॉन इंटेंशनल मूवमेंट, पैथोलॉजिकल नॉन इंटेंशनल। जैसे कि एक कंडीशन होती है पार्किंसन, उसमें क्या होता है, हैंड की वाइब्रेशन हो रही होती है विदाउट, मतलब पेशेंट के इंटेंशन में नहीं हो रही थी, लेकिन उसका हाथ हिलते रहते हैं। कुछ आपने देखोगे ओल्ड एज पेशेंट में, ओल्ड एज जो हमारे जो ओल्ड पर्सन है उनमें देखा होगा, उनका सर जो है वो हिल रहा होता है, टाइट्रिब्यूशन हो रही होती है उनमें। तो ये जो ये कंडीशन जो होती है, क्योंकि इनमें कुछ पैथोलॉजीज होती हैं जिसकी वजह से अब नॉर्मल मूवमेंट होती है, जो खुद बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा होता, ठीक है। जब हम बात करते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट की, वॉलेंट्री मूवमेंट में क्या होता है, द फाइनल मूवमेंट कमांड्स फॉर मूवमेंट आर मेडिएटेड बाय द सेवरल डिसेंडिंग मोटर पाथवे। अच्छा, वॉलेंट्री मूवमेंट हमारी जो होती है, देखो किस तरह होती है। देखो, वॉलेंट्री मूवमेंट यानी कि हमारे अपने कंट्रोल में, इसमें क्या होता है, डिफरेंट रिफ्लेक्स और डिफरेंट जो है हमारे जो मोटर पाथवे वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इस ये जो पाथवेज होते हैं ये मॉडिफाइड या रेगुलेट हो रहे होते हैं दो लूप्स के जरिए, एक बेजल गैंग्लिया लूप से या फिर सेरिबुलर लूप से। देखो, ये हमारी जो मूवमेंट हमने किस तरह की, हमारी मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन किस तरह हुई, ये हमारे ब्रेन के दो एरियाज हैं, बेजल गैंग्लिया एंड सेरिबुलर। ये क्या कर रहे होते हैं, इनको मतलब रेगुलेट करते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो जो वॉलेंट्री मूवमेंट होती है ये हमारे हमारे विल पे होती है, तो ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट की बात करते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉन इंटेंशन, या फिर पैथोलॉजिकल एक्टिवेशन होगी कहीं भी जो हमारे पाथवेज हैं, जैसे बेजल गैंग्लिया लूप हो गया या फिर सेरिबल लूप हो गया, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है की वजह से एक्टिवेट है। इसको उन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ। एक हो गई ट्रिमर, ट्रिमर में क्या होता है, ऑसिलेटरी मूवमेंट हो रही होगी, ऑसिलेटिंग मूवमेंट होती है। देखो, सम ऑसिलेशन मैकेनिज्म में प्रोड्यूस ट्रिमर,
या फिर एक साइड का ऑसिलेशन होगा या फिर लूप ऑसिलेशन हो सकती है। ट्रिमर की एग्जांपल आप जब ये लिंक दिया हुआ है इसमें आप जाओगे तो आप क्लिक करोगे ट्रिमर की, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आपको कंफर्म हो जाएगा ट्रिमर कैसे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है मायोक्लोनस। मायोक्लोनस में क्या होता है, सडन ब्रीफ शॉक लाइक इनवॉलेंटरी मूवमेंट होती है जो कहीं भी से भी राइज हो सकती है फ्रॉम द स्कार्टेक्स टू मसल, कहीं से भी वो मूवमेंट इनिशिएट हो रही होती है, चाहे वो जो कार्टेक्स में से हो, चाहे स्पाइनल कार्ड में हो, या कोई मसल से हो। तो ये जो है मायोक्लोनस जो होता है, इसकी वीडियो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। देन हमारे पास कोरिया या बेलिज्म में क्या होता है, सडन अपीयरिंग इरेगुलर बेस फेजिक मूवमेंट है जो यूजुअली मिमिक बाय द नॉर्मल सब्जेक्ट में बहुत कम होती है। बेल्जियम और कोरिया की आप इसमें वीडियो में देख सकते हो जाके। देन हमारे पास है डिस्टोनिया या एथिटोसिस। इसमें क्या होता है, सस्टेन रहती है और काफी लॉन्गर ड्यूरेशन तक मसल कंट्रैक्शन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है टोरियन कंपोनेंट ऐड हो जाता है, यानी कि टांगे थोड़ी मुड़ रही हैं, हैंड थोड़े ट्विस्ट हुए हुए, तो ये वाली मोमेंट, ये भी आप इन लिंक्स पे देख सकते हो। हमने पीछे क्या पढ़ा, इन नॉन जो हमारे पास इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स थी, उनको पैथोलॉजिकल मूवमेंट जो थी उनको हमने 4 डिवाइड किए थे। कौन कौन से, ट्रिमर में, मायोक्लोनस में, कोरिया बेलिज्म में, और डिस्टोनिया या एथिटोसिस में। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी जो हम अब पढ़ते हैं, क्योंकि हम मैंने इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी थोड़ा सा इसलिए आपको मूवमेंट बताइए ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी मूवमेंट में आप एक्टिव हो, कौन सी में पैसिव है, और आपको कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है ना। हम एक्टिव मूवमेंट में क्या होता है, द मूवमेंट आर स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट विच रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल में भी वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी होती है, सही बात है। वॉलेंटरी मूवमेंट जो होती है इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, ठीक है, इसको हम एक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। इनवॉलेंटरी मूवमेंट विच इज रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल के लिए तो होती है, एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल तो कर रहा होता है, लेकिन वो नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। जब हम एक्टिविटी ऑफ इनवॉलेंटरी मसल जो होती है वो कभी भी हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती। देखो ये आपको एग्जांपल आया है, आगे एक इमेज दिख रही है, ये हमारे पास एक्टिव मोमेंट है, यानी कि आप एक्टिवली परफॉर्म कर लो। देन है हमारे पास पैसिव मोमेंट। पैसिव मोमेंट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग द मस्कुलर इनएक्टिविटी। मसल की इनएक्टिविटी है तो आप परफॉर्म करते हो। देखो ये पैसिव मोमेंट कर रहा है पेशेंट के भी, फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, कोई क्वेश्चन बच्चों? नो मैम। ओके, अच्छा अब देख लेते हैं एक्टिव मूवमेंट क्या है। ये सारी मैंने जस्ट आपको उस दिन बता दिया था, आज हम पढ़ते हैं एक्टिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट क्या होती है, डेफिनेशन इसकी है, मूवमेंट परफॉर्म और कंट्रोल बाय द वॉलंटरी एक्शन ऑफ मसल वर्किंग इन अपोजिशन टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिशन में वर्क कर रहे होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी की है, चाहे वो कोई और फोर्स है, उसके अपोजिशन में वो वर्क कर रहे। तो इसको हमने क्लासिफाई किया हुआ 3 टाइप्स में, ठीक है। पहली हमारे पास थी फ्री एक्सरसाइज, ठीक है। द वर्किंग मसल आर सब्जेक्ट ओनली टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन द पार्ट मूव और स्टेबलाइज। इसमें क्या होता है, जो भी वर्किंग मसल है उसके ऊपर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जिसको हम मूव कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और कोई नहीं फोर्स एक्ट कर रही। तो इसको कहेंगे फोर्स फ्री एक्सरसाइजेज या फ्री मूवमेंट, ठीक है। जब हम बात करते हैं असिस्टेड एक्सरसाइजेज में, when the muscle power or coordination is inadequate to overcome the resistance of gravity or other external force, वो जो अपनी ग्रेविटी या एक्सटर्नल फोर्स को अवर करने की इतनी सलाहियत नहीं रख रहे होते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, it can be augmented by the use of external force applied in the direction of muscle pull। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स है उसको थोड़ा सा
ऐड कर देते हैं, ताकि क्या है वो किस डायरेक्शन में ऐड करते हैं, जिस डायरेक्शन में मसल पुल कर रहा होता है उस डायरेक्शन में, ताकि हम मूवमेंट को परफॉर्म करें, ताकि मूवमेंट को परफॉर्म कर सके और जॉइंट्स को स्टेबलाइज कर सके। यानी कि असिस्टेड एक्सरसाइजेज में क्या होता है, हमारे पास जो हमने रेंज ऑफ मूवमेंट पढ़ी थी उसमें हमारे पास स्टार्टिंग रेंज, मिड रेंज, एंड रेंज है। ठीक है, अब देखो कुछ जैसे पार्किंसन का पेशेंट है, वो स्टार्टिंग रेंज नहीं कर सकता, मतलब मूवमेंट इनिशिएट नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग रेंज में असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो उसकी मिड रेंज और एंड रेंज है वो खुद परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज। रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज में क्या होता है, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर टू द एक्शन ऑफ अ वर्किंग मसल और आर्टिफिशियल और सिस्टमेटिकली, हम क्या करते हैं, उसको आर्टिफिशियली दे रहे होते हैं और सिस्टमेटिकली इंक्रीज कर रहे होते हैं उस पर, जो कौन फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस को देते हैं, ताकि क्या है, मसल में पावर और एंड्योरेंस इंक्रीज हो। आपने इसकी एग्जांपल कैसे देखी, देखो बाइसेप मसल को का मैं बल्क इंक्रीज करना चाहती हूँ, मसल उसकी पावर इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो मैं डंबल यूज करती हूँ, तो उसका मसल एंड पावर इंक्रीज होती है और उस मसल की एंड्योरेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं वो हम रेजिस्टेंस देते हैं, जिससे पेशेंट की मसल पावर और एंड्योरेंस इंक्रीज होती है, वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। इसमें क्या होता है, पेशेंट एक्टिवली मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक हो गया। फ्री एक्सरसाइजेज, फ्री एक्सरसाइजेज हमने अभी देखी। फ्री एक्सरसाइजेज क्या होती है, फ्री एक्सरसाइजेज दोज विच आर परफॉर्म बाय द पेशेंट्स ऑन मस्कुलर एफर्ट्स without the assistance or resistance of any external force other than gravity। ठीक है, हम इसमें कोई असिस्टेंस नहीं लगाते, रेजिस्टेंस नहीं लगाते, लेकिन सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। अच्छा, ये जो होती है वाइडली इन कैरेक्टर होती है और इफेक्ट ना सिर्फ ये नॉट ओनली बिकॉज इसका, क्योंकि नेचर इसका है या एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट, बट अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे परफॉर्म। हम इस ये वाइडली कैरेक्टर इसलिए होती है कि हम ये नहीं देखते कि इसका नेचर या इसका एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट क्या है, बट इसका ये किस अंदाज में परफॉर्म हम करते हैं उसको भी हम क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं इसको। देखो, फ्री एक्सरसाइजेज हम कैन बी यूज, हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें कोई ऑब्टेन एनी इफेक्ट्स which are produced by exercise as a whole if when it is used with the caution। जब भी इसको हम एक caution के तौर पे यूज करते हैं, तो हमें एक सुटेबल डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए होता है जो कोई भी एक्सरसाइज देती है। जब हम फ्री एक्सरसाइज के इफेक्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला आता है डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन। फ्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन इज इंड्यूस्ड बाय एक्सरसाइज विच आर रिदमिकल और पेंडुलर इन कैरेक्टर। देखो क्या होता है, ये रिदमिकल होती हैं और पेंडुलर इन कैरेक्टर होती हैं। ठीक है, तो जो भी एक्सरसाइज आपके पास रिदमिक रिदम से है या फिर एक पेंडुलर इन नेचर है, कैरेक्टर है, तो वो क्या करती है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रही होती है पार्ट ऑफ बॉडी में। तो जब भी क्योंकि इससे क्या होता है, सूदिंग इफेक्ट आता है, तो रिलैक्सेशन अचीव होती है। देन हम बात करते हैं मसल टोन। मसल टोन इज मेंटेन होती है इससे, और पावर जो होता है इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द स्पीड एंड लेवरेज एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। हम क्योंकि उसकी स्पीड और लेवरेज कितना है या ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज कितना है उसके अकॉर्डिंग, और रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट मूव टू द ग्रेविटी, और उसका हम देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं ना कि ग्रेविटी के अपोज मूव किया हुआ है या ग्रेविटी असिस्टेड है या ग्रेविटी के साथ मूव कर रहे हैं पार्ट को। तो क्या है इसके साथ, क्या है इसका, हम पावर और जो टोन है मसल की तो मेंटेन करते हैं और पावर इंक्रीज करते हैं। अगर उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दें, उसका लेवरेज बढ़ा दें या ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इंक्रीज कर दें उससे। ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इज ट्रेंड और इम्प्रूव की जाती है, क्योंकि हमें इसमें नेचुरल पैटर्न ऑफ ग्रुप एक्शन जो है हम इन्वॉल्व कर रहे होते हैं,
तो उससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन स्ट्रेन और इम्प्रूव हो रही होती है। और सेकंड हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट, कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू परफॉर्म एंड कंट्रोल द मोमेंट इज एस्टैब्लिश। क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ रहा होता है ताकि वो परफॉर्म करें और कंट्रोल करें मोमेंट को। ठीक है, देखो क्योंकि पेशेंट को कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो वो नहीं कर सकेगा मोमेंट किस तरह कंट्रोल करनी है, किस तरह परफॉर्म करनी है, ये सब। तो इसलिए फ्री एक्सरसाइज हम टीच करते हैं, तो उससे ये होता है। सक्सेस इन अचीविंग एनी रिक्वायर्ड इफेक्ट डिपेंड कर रहा होता है नॉट ओनली, हम देखो कोई भी हम एक इफेक्ट अचीव करने का मकसद ये नहीं होता कि हमने इसको सूटेबल एक्सरसाइज, हमने ये सिर्फ एक्सरसाइज सूटेबल एक्सरसाइज चूज की, ठीक है, बट ये इस मैनर पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि हमने उसको परफॉर्म कैसे किया। ठीक है, द सक्सेस इज अचीविंग द रिक्वायर्ड इफेक्ट डिपेंड नॉट ओनली द सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल एक्सरसाइज और ऑन द मैनर इन विच इट परफॉर्म। ठीक है, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, डिग्री ऑफ कॉपरेशन। क्यों डिग्री ऑफ कॉपरेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि पेशेंट अगर आपके पास कोऑपरेट नहीं कर रहा तो आपकी एक्सरसाइज का इफेक्ट आपको वो अचीव नहीं होगा। और उसके साथ जो हमारे पास स्किल्ड इंस्ट्रक्टर है, जो फिजिकल थेरेपिस्ट है, अगर वो आपकी को अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं कर रहा, आपको एक्सरसाइज का पैटर्न या मैनर नहीं बता रहा, या आपको सूटेबल एक्सरसाइज नहीं बता रहा किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, तो आपकी को डिजायर इफेक्ट जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपने ये नहीं देखना कि आपने जस्ट ओनली सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल एक्सरसाइज की और उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, वो आपने परफॉर्म किया तो आपको डिजायर इफेक्ट मिल जाएंगे, नहीं, बल्कि आपके पास कोऑपरेशन ऑफ पेशेंट और स्किल्ड इंस्ट्रक्टर की भी जरूरत होती है, जो ताकि आपको डिजायर इफेक्ट मिले। ठीक है, द ग्रेटर एडवांटेज ऑफ फ्री एक्सरसाइज लाई इन द फैक्ट, अगर पेशेंट जो है हैज मास्टर द टेक्निक्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, अगर पेशेंट को पता चल जाता है, वो ट्रेन इतना उसको वो टेक्निक्स आ जाती हैं, एंड अवे, और उसको पता होता है उसके पर्पस का, एंड दे आर हिज ओन टू प्रैक्टिस व्हेन, और वो कहीं भी का जब भी कहीं भी किसी भी जगह पे क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, he has in fact given the means to cure and help to cure himself and rely on other for this purpose। अब देखो, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं, अगर खुद ही वो सीख रहे हैं अच्छे तरीके से, उसको पता चलता है कि मैंने ये एक्सरसाइज क्यों क्यों ली, मेरी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगी, मुझे पेन कम होगा, ये सब चीजें उसको पता होंगी, तो क्या करेगा, मतलब अगर देखो उसके पास अगर कोई एक्सरसाइज करवाने वाला नहीं है, तो फिर भी वो क्या करेगा, अपने आप को क्योर कर सकेगा विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। ठीक है, whether or not use the exercise for home practice to help himself largely depend on the desire of rehabilitation and his confidence the efficacy of exercises। ऑब्वियसली उसको रिहेबिलिटेशन के डिजायर पे भी और कॉन्फिडेंस, और उसकी जो एक्सरसाइज की जो कॉन्फिडेंस होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा ना, वो क्या करेगा, खुद ही फर्दर एक्सरसाइज सीखेगा, और देन अपनी डेवलप अपनी जो रिहैब जो उसको जरूरत है जिस रिहेबिलिटेशन की, वो उसको मिल जाएंगी, तो वो जो इजीली जो एक्सरसाइज है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम फ्री एक्सरसाइज की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, हम फ्री एक्सरसाइज को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ एरिया इन्वॉल्व। देखो कि कितना एरिया इन्वॉल्व हुआ है ना, जैसे अगर लोकलाइज है या जनरल है। ठीक है, लोकलाइज का मतलब है एक स्पेसिफिक छोटे पार्ट पे, और जनरलाइज फुल बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोकलाइज एक्सरसाइज की बात करते हैं, आर डिजाइन प्राइमरली टू प्रोड्यूस सम लोकल एंड स्पेसिफिक इफेक्ट। ठीक है, जब लोकल और स्पेसिफिक इफेक्ट देने होते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, लोकलाइज एक्सरसाइज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है, टू मोबिलाइज अ पर्टिकुलर जॉइंट, जैसे कि हमने एल्बो जॉइंट को मोबिलाइज करना है,
टू स्ट्रेंथ अ पर्टिकुलर मसल ग्रुप, या फिर किसी मसल ग्रुप के पर्टिकुलर ग्रुप को स्ट्रेंथ करना है, तो हम क्या करते हैं, लोकलाइज एक्सरसाइज, लोकलाइज फ्री एक्सरसाइज यूज करते हैं। मूवमेंट इज लोकलाइज्ड टू वन और मोर जॉइंट्स तक हो सकती है, आइदर बाय द यूज ऑफ सूटेबल स्टार्टिंग पोजीशन। हम इसको लोकलाइज कैसे कर सकते हैं, पहली बात हमने सूटेबल स्टार्टिंग पोजीशन चूज करके, पहली बात, और दूसरी बात हमने वॉलेंटरी फिक्स द अदर एरिया, हमने वॉलेंटियरली फिक्स किया अदर एरियाज को पेशेंट की ओन मस्कुलर इफेक्ट से, तो हम क्या करते हैं, दूसरे जॉइंट्स को मूवमेंट कर पा सकते हैं। ठीक हो गया। जब हम जनरल एक्सरसाइज की बात करते हैं, usually involve the use of many joints in the muscle all over the body and effect is widespread, और इसके इफेक्ट ऑब्वियसली पूरी बॉडी में होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो इसका एग्जांपल हम देते हैं, जैसे रनिंग है, रनिंग में क्या होता है, आपके फुल जॉइंट्स यूज हो रहे हैं, आपकी बॉडी में मसल्स यूज हो रहे हैं, या वॉकिंग होगी, इसमें क्या होता है, जनरलाइज एक्सरसाइज। जब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं करेक्टर ऑफ पर्टिकुलर एक्सरसाइज। पर्टिकुलर एक्सरसाइज के करेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो, इट मे बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव होती फ्री एक्सरसाइजेज या तो सब्जेक्टिव होगी या फिर ऑब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव मतलब एक्सरसाइज विच आर सब्जेक्टिव यूजली formal or consist of more or less anatomical movement performed in full range। सब्जेक्टिव में क्या होता है, फॉर्मली हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत एनाटॉमिकल मूवमेंट जो है वो उस पेशेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें पेशेंट का जो पेशेंट की जो अटेंशन ऑफ द पेशेंट जो होती है ना, वो जो फोकस हो रही होती है वो के फॉर्म और पैटर्न ऑफ द एक्सरसाइज। सिर्फ हम देखते हैं उसकी फॉर्म, एक्सरसाइज की फॉर्म क्या है और पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज कह रहे हो, और ताकि वो इंश्योर करे एक्यूरेसी ऑफ परफॉर्मेंस को। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि वो बैठा हुआ पेशेंट बैठे, आर्म बेंड करे और स्ट्रेचिंग करे साइडवेज और अपवर्ड। ठीक है, पेशेंट बैठा हुआ है, आर्म को बेंड करे और स्ट्रेचिंग करे साइडवेज और अपवर्ड, ये हमारे पास सब्जेक्टिव की एग्जांपल है। जब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं, एज मेनी ऑफ दीज एक्सरसाइज आर आर्टिफिशियली बेयर लिटिल रिलेशन टू द नेचुरल मूवमेंट। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा रिलेशन हो रहा होता है नेचुरल मूवमेंट से, बट ये दीज आर नाउ यूज लेजर डिग्री देन फॉर्मली। पहले दौर में क्या होता था, ये सब्जेक्टिव जो एक्सरसाइजेज थी ये बहुत ज्यादा यूज होती थी, लेकिन अब ये इतनी ज्यादा नहीं होती। Some however is undoubtedly useful to establish the correct pattern of movement। इसमें नहीं होता, avoiding the tendency to develop a trick movement। इसमें trick movement की tendency जो होती है नहीं होती, और ये which is often functionally effective है, but functionally effective तो हो सकती है, but इसमें क्या होता है, waste of energy होती है in comparison with अगर हम इसको correct manner में, correct movement में perform कर रहे होते हैं तब। अच्छा देखो, इसमें क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस में जब आर दोज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ विच द पेशेंट अटेंशन इज कंसर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ दोनों की। ऑन द अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर एम विच विल रिजल्ट फ्रॉम हिज एफर्ट्स। ठीक है, अब देखो सब्जेक्टिव में क्या किया हमने, जिस पेशेंट को बताया आपने एक्सरसाइज करनी है, उसको ये नहीं बताया कि आपने क्या एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, उसकी अटेंशन क्या होनी चाहिए, उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एम्स क्या होने चाहिए उस एक्सरसाइज के। उसको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज के इफेक्ट्स क्या हैं, जो मैं मूवमेंट करूंगा, फ्लेक्शन करूंगा या एक्सटेंशन करूंगा, उससे क्या होगा, ये उसको पता होगा, तो तब ही उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज। इसकी एग्जांपल इन दिस स्टैंडिंग arms touch upward to touch a mark on a wall and throw a ball। ये सारी जब हम ये हम इसको बोलते हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसमें क्लियर ये होता है कि उसने एक टारगेट अचीव करना है, और उससे क्या होगा, वो जो उसका जो एम है वो, और उसका एफर्ट जो होगा वो हमें मिलेगा। जब the presence of goal to be reached as stimulating to effects।
The presence of a goal to be reached is stimulating to efforts like a proverbial carrot held in front of the donkey nose. की बात है, but care must be taken to see the accuracy of the movement is not sacrificed to achievement of achieve of an aim. ठीक है, अगर हम एग्जांपल है the walking across the room to get a cup of tea, the quality of walking must not be allowed to deteriorate. अच्छा देखो, सब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज होती है ना, सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज क्या होती हैं? देखो, इसमें हमारे पास पेशेंट आता है, उसको हमने बोला कि भाई क्योंकि जो पेशेंट है उन्होंने क्या किया, हमने कहा कि भाई आपने क्या करना है, हाथ को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, जाओ। ठीक है, हम उसको नहीं बताते क्या है क्या नहीं। अब उससे उसको तो डिजायर इफेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन उसको हमने ये नहीं बताया पेशेंट का मकसद क्या था, उसको क्या करना था, लेकिन हमने नहीं बताया। लेकिन वही एक और पेशेंट उसी तरह का आता है, हम उसको कहते हैं कि देखो ये जो आपका नहीं है, इस जो आपका एल्बो है वो बेंड करना है आपने, ताकि इसमें मोमेंट हो सके, ताकि आप कुछ जो भी डिजायर इफेक्ट है वो आप अचीव कर सकें। जैसे कि उसको हम बोलते हैं कि आपने थ्रोइंग करना है इसको, या फिर आपने कोई वाल्व से कोई चीज लिफ्ट करनी है, तो हमने उसको एक गोल दिया, तो उसने उसको गोल के लिए उसने कुछ एफर्ट यूज की, तो इसको कहेंगे हम ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपका गोल्स होता है, ताकि वो जो भी उसने आपकी जो भी आपने उसने काम किया उस तक पहुंचे। देन हमारे पास टेक्निक्स ऑफ फ्री एक्सरसाइजेस। जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं, द स्टार्टिंग पोजीशन इज इम्पॉर्टेंट है। टेक्निक्स, देखो टेक्निक्स क्यों इम्पॉर्टेंस होती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टेक्निक्स किस तरह यूज करते हैं फ्री एक्सरसाइजेज में। हर मूवमेंट के लिए अलग टेक्निक्स होती है कि किस तरह परफॉर्म करने की जाती है मूवमेंट्स। जब हम फ्री एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग पोजीशन जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्टिंग पोजीशन सिलेक्ट की और टीच की पेशेंट को विद द केयर, ताकि इंश्योर करें कि पोस्टरल एफिकेसी जो है वो एज अ बेसिस ऑफ मूवमेंट के तौर पे सही होगी। क्योंकि देखो जो भी मूवमेंट हम परफॉर्म करेंगे, अगर उसका पोस्टर सही नहीं है, तो हम उसको बजाय उसको ठीक करने के बजाय हम उसको एडिशनल कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि उसको मैक्सिमम पोस्टर एफिशिएंसी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, देन सेकंड हमारे पास है इंस्ट्रक्शन इज गिवन, और इंस्ट्रक्शन इस तरीके से देनी चाहिए ताकि उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो और पेशेंट कोऑपरेट करे। ठीक है, ताकि उसको अंडरस्टैंड हो पैटर्न और पर्पस ऑफ एक्सरसाइजेस, कि वो पैटर्न हमने क्या यूज करना है, किस तरीके से डायगोनल पैटर्न यूज करना है, हमने जो हमारे पास नॉर्मल जो पैटर्न है वो यूज करना है, और एक्सरसाइज का पर्पस हमें उनको टीच करेंगे। थर्ड हमारे पास क्या है, स्पीड। अच्छा देखो, स्पीड एट विच एक्सरसाइज इज डन डिपेंड कर रहा होता है इफेक्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, कि हमें किस टाइप के इफेक्ट चाहिए। ठीक है, स्पीड ऑफ एक्सरसाइज में हमें ये देखना होता है कि पेशेंट को किस तरह के इफेक्ट चाहिए। ठीक है, देखो जब भी स्लो ड्यूरिंग यूजुअली स्लो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लर्निंग होता है ये, क्योंकि देखो स्लो क्यों होता है पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि पेशेंट सीख रहा होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्पीड जो है स्टार्टिंग पोजीशन में हम उसको स्लो स्पीड देते हैं, कहते हैं यार तुम जो है 1 मिनट में 2 एक्सरसाइज कर दो या 5 एक्सरसाइज करो। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट सीख रहा है वो। ठीक है, जब उसने सीख लिया, तो टू फाइंड ऑन नेचुरल रिदम, उसने अपना नेचुरल रिदम करता है, तलाश कर लेता है, और स्पीड जो रिक्वायर्ड होती है वो या तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको बता देता है, ऑफन जो है खुद भी, कभी कभी खुद भी उसको पता चल जाता है कि मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो वो अपना नेचुरल रिदम खुद ही देख लेता है, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट उसको डायरेक्ट करता है कि आपको आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो पेशेंट जो है अपना ऑन नेचुरल रिदम जो है घर पे भी मेंटेन करके रखता है,
या फिर वो अगर किसी के सुपरविजन में काम अगर वर्क कर रहा है तो वो फिर क्या करेगा, काउंट करेगा कि मैंने 1 मिनट में 50 रिपीटेशन करनी है, तो वो फिर कहेगा 1 2 3, फिर देन उसको फिर वो लोडिंग जो काउंट करेगा तो उससे हमें पता चलेगा कि इसकी स्पीड कितनी। ठीक है, देन है द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज डिपेंड कर रहा होता है लार्जली ऑन द पेशेंट कैपेसिटी पे। पेशेंट की कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। यूजली 3 बोर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ईच एक्सरसाइजेज with rest period or change of activity between ensure the sufficient practice without undue fatigue। ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट की एबिलिटी पे। तो कुछ लोग एथलीट्स जो है वो तो मैक्सिमम एक से 1 घंटा मैक्सिमम, तो 1 से 2 घंटे तो एक्सरसाइज इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू हम लोग तो बहुत इतनी ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते ना कंपेरिजन में। तो इसलिए इन्होंने बताया हुआ 3 बोर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस जो है हर ईच एक्सरसाइज की इनफ होती है। अगर हम उसके दरमियान में थोड़ा रेस्ट लें या फिर कोई एक्टिविटी दरमियान में चेंज कर ले तो वो इफेक्टिव होती है। उससे क्या होता है, आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रहे होते हो अपनी फटीक होने के बगैर। द इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ फ्री एक्सरसाइज। द इफेक्ट एंड कंसिक्वेंट यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ एक्सरसाइज, द एक्सटेंट एंड इट्स इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इट्स परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन, क्योंकि रिलैक्सेशन इज अफेक्ट ऑफ फ्री एक्सरसाइज के नीचे में रिलैक्सेशन हो रहा होता है, अचीव हो रही होती है। रिदमिकल स्विंगिंग मूवमेंट एंड दोज विच आर पर्टिकुलर इन कैरेक्टरिस्टिक असिस्ट कर रहे होते हैं रिलैक्सेशन ऑफ हाइपरटोनिक मसल्स को इन द रीजन ऑफ जॉइंट मूव। जो भी हाइपरटोनिक मसल हैं जिनमें हाइपरटोन डेवलप हुई उनके मसल को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द अल्टरनेटिंग रेसिप्रोकल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अपोजिंग मसल ग्रुप जो है विच रिक्वायर्ड टू सस्टेन मोमेंट हेल्प कर रही होती है ताकि वो रिस्टोर करें नॉर्मल स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन को जो कंट्रैक्शन की वजह से हुई। ठीक हो गया, यानी कि फ्री एक्सरसाइज क्या करते हैं, हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्योंकि ये रिदमिकल एंड पेंडुलर इन कैरेक्टर होती है इसलिए। then this type of exercise used in conjunction with other method which include the relaxation which induce the relaxation induce कर रहे होते हैं to reduce the state of wasteful tension in muscle। जो यूज़ हो रहे होते हैं वेस्टफुल टेंशन की मसल में जो वेस्टफुल टेंशन होती है उसकी स्टेट को रिड्यूस कर रहे होते हैं। विच लिमिट द रेंज ऑफ जाइंट ऑफ मोशन, जाइंट ऑफ मूवमेंट की जो रेंज को लिमिट कर रहे होते हैं और रिड्यूस कर रहे होते हैं एफिकेसी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को रिड्यूस कर रहे होते हैं, उनको ये हेल्प करती है। ठीक है, एक्सरसाइज विच वर्क पर्टिकुलर मसल ग्रुप स्ट्रांगली अचीव आर रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन ऑफ अपोजिंग वर्क मसल। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया, वर्क फॉर द स्कैपुलर रिट्रैक्टर एंड शोल्डर एक्सटेंसर असिस्ट रिलैक्सेशन ऑफ पेक्टोरल्स मसल्स। ठीक है, पेक्टोरल मसल में क्या करते हैं वो असिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन हो रही होती है पेक्टोरल मसल में अगर हम वर्क कर रहे होते हैं स्कैपुलर रिट्रैक्टर और शोल्डर एक्सटेंसर। ठीक हो गया, देन हम देखते हैं जॉइंट मोबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है द नॉर्मल range of joint movement is maintained by the exercise perform in full range. If and when the range of movement is limited, rhythmical swinging exercise incorporate हो रही होती है। Incorporate our pressing at the limit of end joint may be served to increase it। हम क्या करते हैं, नॉर्मल रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट जो है मेंटेन हो रही होती है इस एक्सरसाइज से, क्योंकि हम फुल रेंज में इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर कोई भी एक्सरसाइज लिमिट हो रही है तो हम क्या करते हैं, अवर प्रेशर अप्लाई करते हैं एट द एंड में ताकि हमें रेंज ऑफ मूवमेंट अचीव हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पावर और इंटोन की बात करते हैं। देखो, हमने बात की थी कि जो एक्सरसाइजेज हैं फ्री एक्सरसाइज वो मसल का पावर जो है इंक्रीज करती हैं, टोन को मेंटेन करती हैं, ऐसे ही था ना। तो वो किस तरह करती हैं, द पावर एंड एंड्योरेंस ऑफ वर्किंग मसल आर मेंटेन आर इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू टेंशन क्रिएट ऑन देम। क्या होता है, वो जो वर्किंग मसल है वो मेंटेन होता है और इंक्रीज होता है अगर जब हम उन पे टेंशन देते हैं।
टेंशन कैसे दी अगर हम वो बार बार वर्क करेंगे तो इसलिए उनमें टेंशन क्रिएट होगी, ठीक है। दिस टेंशन इज ग्रेटर व्हेन द एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एट एनी स्पीड विच इज स्लो होगी या मोर रैपिड होगी, और व्हेन द नेचुरल स्पीड ऑफ मूवमेंट अगर हम दे रहे होते हैं तो इट इंक्रीज विद द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, वो इंक्रीज होती जाती है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज के साथ साथ, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं हाई डिग्री ऑफ टेंशन अगर है तो कंसिक्वेंटली इंक्रीज द पावर। हाई डिग्री जब भी टेंशन देते हो तो उससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है पावर। इट कैन बी डेवलप्ड बाय द फ्री एक्सरसाइजेस when the working muscle for any time against the resistance offered by the body। जब भी वर्किंग मसल जो वर्क कर रहे हैं रेजिस्टेंस के अगेंस्ट बॉडी वेट के, तो क्या होता है उसमें एक्सरसाइज डेवलप हो जाती है, ठीक है। और या फिर क्या है, अगेंस्ट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एडवर्स लेवरिंग, जो लेवरेज जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे लॉन्ग और हैवी लिम्स उसके। देखो हमारे जो बॉडी का अपना भी वेट है ना, तो वो क्या कर रहा होता है, वो उससे क्या होता है फ्री एक्सरसाइजेस की वजह से हमारा जो एंड्योरेंस जो टेंशन पावर है वो इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे हमने क्या किया, हमारे लॉन्ग जो हैवी लिम्स हैं वो अगर वो काफी अच्छे तक फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते रहे तो उससे क्या होगा, जो ये मूवमेंट कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करेंगे तो उससे क्या होता है, पावर इंक्रीज होती है। नॉर्मली जो है मसल पावर जो है मेंटेन होती है एडिक्वेटली बाय दी, एडिक्वेटली जो हम नॉर्मल मसल पावर जो है हम मेंटेन कर रहे होते हैं किसके लिए, मिनिमम ऑफ एवरीडे एक्टिविटी की वजह से। एवरीडे एक्टिविटी जो अभी हम कर रहे हैं उसकी वजह उससे मोस्टली परफॉर्म जो हमने जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं हम मिडिल रेंज में परफॉर्म कर रहे होते हैं मोस्टली। या फिर जब हम एबनॉर्मल कंडीशन में हम बात करते हैं, अगर हमारा अगर ड्यूरिंग द जॉइंट फिक्सेशन कोई भी जॉइंट की फिक्सेशन हुई है तो हम उसका जो पावर है उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं और इम्प्रूव कर रहे होते हैं, बाय द रिपीटेटिव स्टैटिक कंट्रैक्शन से। हम क्या करते हैं, स्टैटिक कंट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, उससे क्या होता है हमारा मेंटेन और इम्प्रूव होता है पावर, ठीक है। वो उसमें क्या होता है, पेशेंट को हम बताते हैं कि थ्रू आउट द डे आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जब हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है रिपीटेशन ऑफ एक्सरसाइज से। इसमें क्या होता है, एज अ मूवमेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट इज एस्टेब्लिश, जैसे ही मूवमेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट एस्टेब्लिश हो गया पेशेंट का, इट इज सिंप्लीफाइड एंड बिकम मोर एफिशिएंट, बहुत इजी हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। and the conduction of necessary impulse along with the nervous pathway is facilitate। और उनको पहले पता है मैंने ये फ्लेक्शन करनी है तो वो खुद वो उनको पता है बहुत मैक्सिमम टाइम पे वो फ्लेक्शन करेगा, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन उनको ऑलरेडी डेवलप होगी ना। एक्सरसाइज और एक्टिविटी एट वन टाइम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन एंड मच इफेक्ट। देखो जब भी स्ट्रोक का पेशेंट है या कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको आपने फ्री एक्सरसाइज टीच करनी है, तो पहली मर्तबा उसको ज्यादा कंसंट्रेशन और मच एफर्ट, ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है। लेकिन जब वो प्रैक्टिस कर लेता है तो वो लेस ऑटोमेटिक और लेस ऑटोमेटिक इन कैरेक्टर हो जाएंगी और स्किल उसमें डेवलप हो जाती है। जैसे कि अगर जैसे एग्जांपल है वॉकिंग और प्लेइंग अ पियानो। अगर कोई स्ट्रोक का पेशेंट है वो पहले तो उसको डिफिकल्टी है इन वॉकिंग की, तो आस्ते आस्ते उसने वॉकिंग सीखी तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। या फिर प्लेइंग का पियानो, पियानो जो है प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में तो उसमें प्रॉब्लम होता है, देन फिर उसने उस कोई भी फंक्शन एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर लेते हैं। देन हमारे पास है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड efficient movement ensure the patient of his ability to maintain a subjective control of body, give him confidence to attempt other and new activities। इससे क्या होता है, पेशेंट को अपनी बॉडी पे कंट्रोल होगा और उसको कॉन्फिडेंस आता है कि वो नई और न्यू एक्टिविटीज सीखे, और उससे क्या होता है उसको सेटिस्फेक्शन हो रही होती है और मतलब वो खुशी हो रही होती है, ताकि वो कोशिश कर रहा होता है कि मैं कुछ नई चीज सीखूं। यानी जैसे कि एक नॉर्मल बंदा है वो कोई ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करता, पहले स्टार्टिंग में
आपने अक्सर देखा होगा पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है तो वो एकदम से पाँव जमीन पे नहीं रखते, लेकिन एक दफा अगर उन्होंने पाँव जमीन पे रख के खड़े हो गए तो वो कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, तो देन वो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना उनको, फिर वो परफॉर्म करते रहते हैं, फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है जंपिंग अ रोप, शूटिंग अ गोल। Objective exercises and activity are usually used for this purpose. देखो एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज इसमें इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें पता होता है, उनको टारगेट पता होना है। क्योंकि देखो उसको पेशेंट को पता है मैंने करना क्या है, मुझे गोल उनको बता देते हैं कि आपका गोल क्या है और उसको आपने अचीव कैसे करना है। तो उसके लिए वो जब वो गोल उसने अचीव किया ना तो उसको एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, जब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी एंड रिस्पायरेटरी कॉपरेशन की, ड्यूरिंग अ विगरस एंड प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज इट इज एपरेंट दैट द स्पीड एंड डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन जो होती है इंक्रीज हो जाती है। विगरस और प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज में क्या होता है, स्पीड और डेप्थ ऑफ द रिस्पायरेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया। उसके साथ क्या होता है, हार्ट बीट जो है फास्टर हो जाएगी और फोर्सफुल हो जाएगी, और हीट जो है हमारी हीट जो होगी बॉडी की वो प्रोड्यूस होगी। जबकि लाइट एक्सरसाइज जो थोड़ी बहुत हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें ऐसा बहुत कम देखने में आया है। ठीक हो गया। पहली बात है आ नीड ऑफ एक्टिव टिश्यू। एक्टिव टिश्यू की क्या जरूरत होती है इन, देखो एक्टिव टिश्यू के लिए को क्या जरूरत होती है। द एक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज रिक्वायर्ड अ फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है ताकि वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करें, टू एनेबल देम टू कंटिन्यू देयर एक्टिविटी। ठीक है, ताकि फिर अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करें। To meet this demand and keep pace with them, the cooperation of circulatory और respiratory system की cooperation तो important होती है ना। देन हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को प्रिपरेशन करने के लिए क्या होता है, इट इज प्रोबेबली दैट द सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है हमारा मोटर कॉर्टेक्स जिसको जिसमें फंक्शनिंग होती है वो क्या करता है हमारी मसल की कंट्रैक्शन इनिशिएट करता है और प्रिपेयर करता है बॉडी को ताकि वो जो भी ताकि प्रिपेयर द बॉडी टू सप्लाई द नीड ऑफ टिश्यू कंसर्न। टिश्यू की जो कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग क्या है बॉडी को प्रिपेयर करता है। वो कम्युनिकेट कैसे करता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है बेसिकली हमारे रिस्पायरेटरी के साथ, कार्डियक के साथ और वेजोमेटर सेंटर के साथ जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसके साथ। और सिंपैथेटिक फाइबर्स जो है इन सेंटर से जो है कन्वे कर रहे होते हैं इम्पल्स को एक स्पेसिफिक ऑर्गन में ताकि वो हेल्प करे एड्रेनलिन को रिलीज करे, जिससे क्या होता है ब्लड स्टीम और स्टीम में ब्लड जो है इंक्रीज हो जाए और उससे क्या होता है जो और प्रोड्यूस अ वाइड स्प्रेड रिजल्ट प्रोड्यूस करे। जब भी एड्रेनलिन रिलीज होता है उससे क्या होता है रिस्पायरेशन इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, राइज ऑफ आर्टरी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और उससे क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है किसमें मसल में इंक्रीज हो जाएगा उसके उसके और जो हमारा स्प्लैनिक एरिया और जो हमारा स्किन है उसमें जो ब्लड है वो कम हो जाएगा क्योंकि हमें हमें मसल्स में चाहिए ना ब्लड, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। ये जितनी भी चेंजेस हैं अकर हो रही होती है मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ एक्सरसाइज इन कॉम्पिटिटिव एथलीट्स। ये हमेशा जो एथलीट्स हैं उनमें हो रही होती हैं। जब हम ये हमने जनरलाइज की बात की, अगर हम लोकल सर्कुलेटरी चेंजेस मसल की बात करते हैं ड्यूरिंग द एक्टिविटी ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज द कैपिलरी ऑफ द वर्किंग मसल क्या होता है डायलेट हो जाती हैं। जब डायलेट होंगी तो उनकी परमिएबिलिटी तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, वो ऑक्सीजन लेंगी और वेस्ट प्रोडक्ट देंगी। ठीक है, उससे क्या होता है कुछ कैपिलरीज मेनी कैपिलरीज देयर वर क्लोज जो होंगी विद इन द मसल वो ओपन हो जाएंगी क्योंकि जो पहले जो कैपिलरी जो थी ड्यूरिंग एक्टिव एक्सरसाइज में जो जितनी भी पहले कैपिलरीज थी वो क्लोज थी ना, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज से वो क्या होगी ओपन हुई, वहां से ब्लड फ्लो किया और
मसल की उसमें क्या होता है, जो कैपेसिटी ऑफ मसल में जो मसल की में जो ब्लड कंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो इंटरचेंज ऑफ फ्यूल और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंटरचेंज होंगे, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड इज फैसिलिटेटेड। ठीक हो गया। देन हमारे पास रेगुलेशन ऑफ द सर्कुलेटरी एंड रिस्पिरेटरी फंक्शन। इसमें क्या होता है, द वेनस रिटर्न टू द हार्ट इज इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज से, और रिजल्ट इन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ऑब्वियसली वेनस रिटर्न होगा, हार्ट से रेट जाएगा, हार्ट में इंक्रीज होगी ड्यूरिंग एक्सरसाइज से, उससे कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा मसल को ब्लड आए। ठीक है। जब वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो उससे क्या होता है, वेनस रिटर्न किस तरह इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर वेरिएशन जो हो रही होती है हमारी एब्डोमिनल और थोरैक्सिक कैविटी में क्या होता है, प्रेशर वेरिएशंस होती हैं। उससे क्या होता है, रिस्पायरेटरी मूवमेंट जो रिस्पायरेटरी मूवमेंट होती है ना, वो प्रेशर वेरी करवा रही होती है हमारी थोरैसिक कैविटी में और एब्डोमिनल में। तो जब वो वेरी करती है तो पंपिंग जो वो क्या करती है, पंपिंग एक्शन एक्सर्ट कर रही होती है जो लार्ज वेन है हमारे पास, वेना केवास, तो उनमें क्या हुआ करती है, वो उनपे प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो जो ब्लड है वो पंप हो रहा होता है, इसमें हार्ट में आ रहा होता है। ठीक है, इन वेन्स की बात करें। और कुछ हमारे मसल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे जो लोअर लिम्ब में क्या होता है, हमारी वेन्स हैं, तो हमारे जो काफ के मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, जो ब्लड है वो लोअर लिम्ब से आपकी इसमें हार्ट की तरफ आएगा। कुछ वेन्स जो होती है उनमें वाल्व्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो ऑफ जो आपका ब्लड है उसको प्रिवेंट कर रहे होते हैं। जब आप रिलैक्सेशन, जब प्रेशर रिलैक्स होता है ड्यूरिंग एक्टिव एक्सरसाइज के दौरान, जो जब हम मसल कंट्रैक्शन क्या करता है, जब मसल कंट्रैक्शन हो रही होती है वो इंक्रीज कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, और टेम्परेचर ब्लड का जो होता है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो जब ये दोनों चीजें क्या होता है, स्टिमुलेट कर रही होती है सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी सिस्टम को, ताकि जल्दी जल्दी वो एक्टिविटी करें। रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे एक्टिव होता है, क्योंकि मसल की कंट्रैक्शन होती है जब, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंक्रीज करता है और टेम्परेचर ऑफ ब्लड जो है वो इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं, आपकी सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी सिस्टम को ज्यादा एक्टिव बनाते हैं। उससे क्या होता है, जब भी राइज इन टेम्परेचर होता है, जब भी राइज इन टेम्परेचर होता है बॉडी का, जब भी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो क्या होता है, स्किन की जो कैपिलरी है वो डायलेट हो जाएंगी ना, उससे जो हमारे स्वेट ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होते हैं, और वहां से क्या होता है, हीट डिसिपेट होती है। ठीक है, लॉस हो रही होती है हीट। एक्टिव एक्सरसाइज कैन बी फर्दर यूज टू इंक्रीज रिस्पायरेशन। एक्टिव एक्सरसाइजेज हम कब यूज करते हैं, ताकि रिस्पायरेशन को इंक्रीज किया जाए, ताकि बोथ हमें लोकल और जनरल सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए, और ताकि वर्क को हार्ट को वर्क कर हार्ट ताकि वर्क करे। ठीक है। The effect of exercise as a whole so widespread and varies so much intensity according to the nature of exercise। ये डिपेंड कर रही होती है कि आपने नेचर को किस टाइप की एक्सरसाइज दी। ये सारी हमने पढ़ी आपकी बुक डीना गार्डन से, हमने आपको पढ़ाया है।